तो आप सभी शिक्षा शास्त्री में शिक्षकों की क्या भूमिका है? मैं आपसे प्रश्न तो नहीं करूँगा, लेकिन इसमें एक प्रश्नोत्तरी भी है भारत सरकार की तरफ से। वो प्रश्नोत्तरी सभी शिक्षकों को दी जाती है। उसमें से जो आंसर आते हैं उसके बाद में उस विषय पर हम गंभीरता से चर्चा करते हैं। लेक्चर मेथड नहीं होता है। लेकिन आज मैं सिर्फ आपसे बात, क्योंकि इस विद्यालय को एनडीआरएफ ने चुना था और यहाँ पर मॉक ड्रिल हुई, यहाँ सभी बच्चों का बड़ी अच्छी मजबूत टीम थी, इसलिए इस विद्यालय को भी दोबारा से इस दिवस के लिए चुना। स्कूल तो बहुत सारे हैं फरीदाबाद में, लेकिन ये जोखिम आपदा न्यूनीकरण दिवस ऊंचे गांव के सरकारी स्कूल में ही क्यों रखा गया, इसका भी एक अपना नाम। तो साथियों, सबसे पहले तो आपकी जिम्मेदारी है कि जिस विद्यालय से आप आए हैं उस विद्यालय में विद्यार्थियों को आपदाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। जो सोशल साइंस के अध्यापक हैं उनकी विशेष जिम्मेदारी है, क्योंकि वो नोडल अधिकारी होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, और उस में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक किलर का गठन करें। पहले विद्यार्थी को बताएं कि डग कवर होल्ड क्या होता है, भूकंप आ गया है, भूकंप से पहले की तैयारियां क्या हैं, क्या तैयारी है, क्योंकि हम तो सरकारी अध्यापक हैं। हम बिल्डिंग के बारे में ये दरार आ रही है उसे तो हम लेकर के ही दे सकते हैं, हम स्वयं तो कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। लेकिन आपदाओं से संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी जानकारी हम दे सकते हैं। यदि हमारे विद्यालय में ग्लोव्स वगैरह नहीं है, छोटी मोटी चीजें होती हैं, हाथ की दस्ताने हैं, हेलमेट है, गूगल्स हैं, गमबूट हैं, कोई कटर मशीन है, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हम विद्यालय में सरकार से निवेदन कर सकते हैं कि हमारे विद्यालय में नहीं है तो वे भिजवाई जाए। दूसरा क्या है कि स्कूल के अंदर 5 प्रकार की टीम आपको गठित करनी होती है। सर्च एंड रेस्क्यू टीम, इवैक्यूएशन टीम, फर्स्ट एड टीम, फायर सेफ्टी टीम, लॉ एंड ऑर्डर टीम। ये जो टीम है इसमें कम से कम 10 से 12 बच्चे होने चाहिए और एक अध्यापक होना चाहिए। इस टीम जो बनेगी वो रिकॉर्ड अपने स्कूल में होना चाहिए। कभी किसी प्रकार की कोई आपदा कहीं पर आ जाती है तो उसमें वो विद्यार्थी और वो अध्यापक काम करेंगे, उनको पता है मेरी ड्यूटी क्या है। आग लग गई है तो पूरा स्कूल नहीं भागेगा, अलार्म जैसे बजेगा, जिनकी जिम्मेदारी है वो साथ हो जाएंगे। नादान यदि विद्यार्थी होगा वो यदि उसमें आग में बुझाने का काम करेगा तो स्वयं जल जाएगा और कैजुअलिटी हो जाएगी। तो इसलिए हमें टीमों का गठन करना है। फर्स्ट एड टीम है उसको प्रशिक्षण देना है। लाइफ सेविंग में, बीएलएस में, बेसिक लाइफ सपोर्ट में किसी का पैर टूट गया है तो उसको कैसे सपोर्ट करना है। अब पैर टूट की अवस्था में पैर को उठा रहे हैं तो सेकंड एक्सीडेंट हो जाएगा। बताना होगा कि जब पैर की हड्डी टूट गई है, पैर टूटा हुआ है तो उसको उठाने का तरीका क्या होगा। हाथ टूट गया, लटका हुआ है तो उसको सपोर्ट कैसे देनी है। कमीज पहन रखी है उसी में कैसे सपोर्ट देनी है। आपके पास कोई कपड़ा है उसकी आपको थैली बना करके कैसे सपोर्ट देनी है। सेंट्रल एम्बुलेंस थैली कैसे बनानी है, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे लेकर के जाना है। लॉ एंड ऑर्डर है, क्योंकि ये स्कूल है, स्कूल में कोई आपदा आ गई तो यहाँ के जो गली मोहल्ले के लोग हैं, बाजार के लोग हैं, वो सब ऐसे ही टूट करके पड़ जाते हैं, कोई काम नहीं करता है, उन्हें नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर टीम जो होगी हमारी को बाहर के आप लोगों को रोकेगी, उनको अंदर आने नहीं देगी और अंदर जो टीम काम करेगी उनमें मदद करेगी। तो ये सब टीमें इसलिए निर्धारित की जाती है ताकि कहीं पर भी जब वो यहाँ पर एक बार मौके तो भाग ले लेंगे तो गली मोहल्ले में, क्योंकि शहर में तो बहुमंजिला इमारतें बनी 20-20, 30-30 कच्चे मकान बने, उसमें आप लोग भी रहते हैं और जब आपदा आती है होती है और जब आपकी खाट हिल रही होती है और बंद पंखा जब हिल रहा होता है तब आपको पता चलता है। और जब भी पता नहीं चलता, जब समाचार आता है टेलीविजन पर कि इतने रेक्टर का भूकंप आया, 5 रेक्टर का भूकंप आया, 4 रेक्टर का भूकंप आया, तब आपको पता चलता है।
यही भूकंप 6.5 और 7 पर आ जाएगा तो जितनी भी इमारतें आपको दिखाई पड़ती एक भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पर नहीं बनाई गई है। ये खोखली दीवारें हैं और शीशे के महल है, और जब ये गिरेंगी शीशा ब्रेक होगा तो आसपास के जो लोग सचेत नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, वो घायल हो जाएंगे। तो बताना होगा कि जब भी भूकंप आता है शीशे के महल होते हैं तो उससे दूरी बना करके चलते हैं। यदि कहीं पर वायर जा रही है, तार जा रही है, बड़ी हाई टेंशन वायर है, तो उसके आसपास में नहीं जाते हैं, पेड़ों के नीचे नहीं छिपते हैं। यदि आप ऊपर से 20 मंजिल की उस पर फंसे हुए हैं तो आप लिफ्ट का प्रयोग ना करें। आप सीढ़ियां हैं उसके नीचे जाकर के अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। जब आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, आवाज लगाएंगे तो कोई ना कोई आपको बचाने के लिए आ जाएगा। आपकी रोने की आवाज कोई सुनेगा। यदि जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है जो इसे हमने गठित की, यदि उस टीम का कोई भी आदमी वहां पर रह रहा होगा तो आपको निकालने का भी काम करेगा, अपने 10 लोगों को साथ लेकर के आपकी सुरक्षा भी कर सकता है। तो जब हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी इसमें अवेयर हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो जहाँ जहाँ पर भी रहेंगे, चाहे कोई मार्केट में रहता है, चाहे कोई कॉलोनी में रहता है, चाहे कोई शहर में रहता है, वहाँ पर उन लोगों से काम लेकर के आपकी सुरक्षा कर सकता है। आपातकालीन नंबर जो है वो आपके विद्यालय में लगे रहने चाहिए। आपातकालीन में है एम्बुलेंस का नंबर होना चाहिए, एसडीएम ऑफिस का नंबर होना चाहिए, फायर ब्रिगेड का नंबर होना चाहिए, और जो हमारे सिविल डिफेंस है, होम गार्ड है, पुलिस है, इसके नंबर यदि लगे हुए हैं तो यदि कहीं पर भी किसी प्रकार की आपदा आती है, जिसके पास भी मोबाइल होगा फटाक से उस पर कॉल कर सकता है, और कॉल करने के बाद में आपके पास में वो टीम आकर के आपकी मदद करेगी। तो घबराना नहीं है। ये छोटा मोटा काम जो शिक्षकों को दिया गया है कि पढ़ाते तो आप विषय तो पढ़ाते ही हैं, इसमें जो 10 मिनट 20 मिनट आप यदि डिजास्टर को ले लेते हैं कि पृथ्वी मिलती क्यों है, क्योंकि 10 फुट की गली में निकल रहे तो फायदा क्या है, इधर से भी मरोगे उधर से भी मरोगे, इससे तो घर नहीं रहो। अब सीख तो गए बच्चे कि मैडम ने कहा था कि घर छू खाली करना होता है, बाहर निकलना होता है। अरे बाहर जाना कहाँ है, यदि खुला स्थान है तभी चाहिए। आप बहुमंजिला इमारत में हैं और वहां से गिरोगे, पेपर में 60 डिग्री पर वो जब गिरेंगी तो जब आप मर जाओगे। यदि बच भी रहे हो, बाहर निकल भी गए हो आप, तो ऐसी स्थिति में जब मजबूत दीवार है उसके पास में खड़े हो जाओगे तो भी बचाव हो जाएगा। सीढ़ियों के नीचे बचाव हो सकता है, कुर्सी मेज है इनके नीचे आप छुप सकते हैं, कहीं कोई कोना है उसके नीचे आप उसके बीच में जाकर के छिप सकते हैं। हम अब मान के चलो हम घर में रहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मम्मी पापा हैं, नाना नानी हैं, बड़े बूढ़े हैं, किसी का बाईपास सर्जरी हुआ है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी के पैर नहीं है, कोई चल नहीं सकता है, कोई दिव्यांग है, ऐसे व्यक्ति को कैसे लेकर जाए। यदि हम स्वयं में जानकार हैं और हम मददगार हैं, आज के बच्चे तो उठाते नहीं है, यदि टू हैंड सीट पर या एक आगे से पकड़ ले एक पीछे से पकड़ ले, दोनों उठा करके हम लेकर के जा सकते हैं, सीढ़ियों से उतार सकते हैं। लेकिन आज एम्बुलेंस में चढ़ाने के लिए हमें दिक्कत होती है, व्हील चेयर नहीं है तो कैसे चढ़ाएंगे, स्ट्रेचर नहीं है तो कैसे चढ़ाएंगे, दिक्कत हो जाती है। हॉस्पिटल में जब हमारा कोई निजी आदमी दम तोड़ रहा होता है, उसको लेकर के जाना होता है, तब भी परेशानी हो जाती है। तो इसलिए ये जो चीजें हैं, टू हैंड सीट पर, स्ट्रेचर पर कैसे लेके जाना है, ह्यूमन बीइंग क्रैश से कैसे लेकर के जाना है, कैजुअलिटी को कैसे हैंडल करना है, चोट कहाँ पर लगी हुई है, ये सारी चीजें फर्स्ट एड में आती हैं। और फर्स्ट एड का प्रशिक्षण जरूरी है सभी के लिए, क्योंकि ये आपदा कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है। एयर कवर बोर्ड का पता होना चाहिए, इवैक्यूएशन प्लान आपके स्कूल का होना चाहिए कि इवैक्यूएशन में हमारा यहाँ पर भी अभी वैसे बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत सुंदर है, क्योंकि थोड़ा सा यदि इसमें और हो जाए कि बच्चे निकल करके जाएंगे तो कौन सी पट्टी के साथ जाएंगे। ये तो क्या है कि एक ही मंजिल 2 मंजिल का स्कूल है। अब आप जाते हो, विवाह शादी में जाते हो, 5 स्टार होटल में जाते हो, मैरिज गार्डन में जाते हो, वहाँ पर पता ही नहीं चलता कौन से गेट से आए थे, कौन से गेट से निकलोगे, तो वहाँ एक पीली पट्टी चलती है और पीली पट्टी वो डिजास्टर को इंडिकेट करती है, एग्जिट लिखा होता है। उस पीली पट्टी के साथ चलते जाओगे तो एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाओगे जहाँ पर आपका बचाव हो जाता है। जैसे मेट्रो ट्रेन में आप यात्रा करते हो तो मेट्रो ट्रेन की पट्टी होती है, कौन सी पट्टी के साथ चले कब बाहर निकलोगे, नहीं तो वही घूम घुमैया होता है, वहीं भटकते रह जाते हैं। तो
तो इसी प्रकार से जब भी 5 स्टार होटल में जाओ, कभी बैंकेट में जाओ, कभी कहीं और जाओ, तो वहां पर एक ध्यान रखना ये पट्टी होती है। और दूसरा, बाहर एक इवैक्यूएशन प्लान लगा रहता है। कहीं पर भी कहीं बाहर जाते हो, अब मान के चलो पहली बार आप बॉम्बे जा रहे हो, मद्रास जा रहे हो, कलकत्ता जा रहे हो, वहां नहीं गए हो, रात को रुक रहे हो और रात को वहां पर आग लग जाए, होटल में धुआं फैल जाए, चारों तरफ हो जाए, फिर क्या करोगे आप? हमारे फरीदाबाद के 500 लोग धुएं में मर गए, नहीं निकल पाए। तो इसी प्रकार से हम भी चाहे कितने भी कहीं पर भी जा रहे हैं तो इवैक्यूएशन प्लान को देखें या उसकी एक फोटो अपने उसमें ले लें कि कहाँ से एंट्री हुई है, कौन से मंदिर पर किस प्रकार से निकलना है, कौन से कहाँ पर जाता है। और यदि मैप आपके पास में होगा तो उस समय पर आप अपनी रक्षा सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जब कहीं आग लग जाती है, धुआं बढ़ जाता है। अब ये पेज खुले हुए हैं आपके कमरे के, तो सारा धुआं कहाँ आएगा? अंदर आएगा। तो सबसे पहले इसको बंद करना है। अब इसमें गैप रह जाए, हमारे पास तो कोई रुमाल है, कोई कपड़ा है, कोई चुन्नी है, कोई कागज है, तो उसमें भर देगा। भले ही सारा कुछ खत्म हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन आपको आँच नहीं आएगी, क्योंकि आपको धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपके अंदर नहीं जा रही, आप बचे रहेंगे। पर इस फर्श को गर्म होने में बहुत टाइम लगेगा। और इसके ऊपर यदि आप कुर्सी पर हैं तो कुर्सी पर खड़े हो जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए, पैर को मत कीजिए, आवाज लगाइए जोर जोर से, आवाज बाहर जाएगी तो सर्जिकल इवैक्यूएशन की आपको निकाल लेगी। यदि आप इस जब ये गर्म हो जाता है और जब इस पर चलते हैं, जब आपके पैर जल जाते हैं तो फिर आप गिर जाते हो, शरीर जल जाता है, शरीर जल जाता है तो इस समय पर आप जो है मौत हो जाती है। तो इसलिए यदि आपके पास में रुमाल है तो रुमाल को बांध लीजिए, ये नाक और मुंह और ये बंद होने चाहिए। जब धुआं अंदर नहीं जाएगा तो आपका बचाव हो जाएगा। तो मुख्य बातें क्या है कि सबसे पहली बात है आपके विद्यार्थियों को इन बातों के बारे में बताना है कि आज ये घटनाएं फरीदाबाद में बहुत जरूरी है, उद्योग लगी है, कभी किसी फैक्ट्री तक आग लगी है, कभी किसी घर में आग लगी है, कभी कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है। अब आजकल की बातें हैं, 2-3 जगह आग लगी है, आपने न्यूज में देखा हो तो 50-60 आदमी उसमें जल करके मर गए हैं। तो ऐसी घटनाएं कह करके नहीं आती हैं। आप ये सोच रहे हो कि हम तो अध्यापक हैं, तो लेक्चरर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, हम तो बहुत पढ़ लिख गए, हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। ये किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है और किसी भी घर में हो सकता है। आप दीपक जला करके चले जाते हैं दिवाली वाले दिन और उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि सारा कुछ मंदिर में आग लगी थी, तो उसके बाद सारा जल गया। हमें पता ही नहीं कि उस मंदिर में क्या रखना है क्या नहीं रखना। वही मंदिर में शिव पूजा की और जो कॉपी है किताब में नहीं रख देते हैं, उसी में आग लगती है, पता चलता है। हमें नहीं पता, हम पूजा पाठ में तो हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि दीपक जलता हुआ है, ये कितना भरना है, तेल से कितना भरना है, कितनी बाती होनी चाहिए, कितनी देर जलना चाहिए। लेकिन नहीं, 24 घंटे की चलेगी और 24 घंटे बाद में जाके कितने घरों में आग लगती देखिए। तो ये गलतियां हम अब जैसे हम किचन में काम करते हैं, किचन के बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, सिलेंडर में आग लग जाती है, लेकिन हमें पता ही नहीं सिलेंडर में आग लगी तो बचाना कैसे है। घबरा जाते हैं, नर्वस नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम किसी प्रकार की हो सकती है, उस पर काबू पाने के लिए हमने जो भारत सरकार के नियम है उनको देखना है और उस पर एक बार प्रैक्टिकल करना है। आप देखिए कि लपेट दें तो आग बुझेगी या जलेगी, लेकिन हम क्या करते हैं कि कंबल के अंदर कोई टाट पट्टी भी हो जाए, हम उसको भी लपेट दें तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और आग बुझ जाएगी। हम कैजुअलिटी से करें कि नीचे आप पृथ्वी के संपर्क में आ जाइए, यदि पृथ्वी गर्म नहीं है तो 1-2 बार वो बर्न होंगे तो जो भी आग लगी हुई है कपड़ों में वो बुझ जाएगी, लेकिन वो प्रजेस्ट माइंड से काम नहीं लेते। अब जैसे ही सिलेंडर ब्रस्ट होता है हम क्या करें, उस पर पानी नहीं फेंकना, पानी फेंकना भी समस्या का समाधान नहीं है और आग जलेगी। लेकिन करना क्या है, वो गीला कपड़ा लेकर के उस पर डाल दें, तो उससे क्या होगा कि वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। जब गीला कोई भी टाट पट्टी उस सिलेंडर के ऊपर होगा तो भले पानी डाल दीजिए और नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, लेकिन वैसे आप पानी डालोगे तो आग लगेगी। तो ये बहुत छोटी-छोटी सी टिप्स हैं, बहुत छोटे-छोटे से फॉर्मूले हैं कि आग की स्थिति ज्यादा होती है। और भूकंप के झटके तो यहाँ पर पृथ्वी हिलने के झटके तो आते ही रहते हैं, हर 3 महीने बाद, 4 महीने में, कई बार एक-एक दिन में 3-3, 4-4 बार आ जाता है, रिपीट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति हो सकती है। तो आग हो गई, बाढ़ हो गई, भूकंप हो गया, इन सब से बचने के लिए हमें अपने विद्यार्थियों को कैसे छोड़ देना है,
उनकी एक कॉपी तैयार हाँ करानी जी है, आशीष जी। उनके बारे में वो आपके पढ़ने के बाद में घर से वो लिख करके लाएं, उसमें वो चित्र लगाएं, ताकि घर वाले भी जानकार हो जाए। कुछ ऐसी एक्टिविटी दोगे, कुछ ऐसी करिकुलर एक्टिविटी दोगे, तो क्योंकि हर जगह मैं नहीं पहुंच सकता, हर जगह एनडीआरएफ नहीं पहुंच सकती है। ये काम सिर्फ और करिकुलर में कुछ जगह तो आ गया है, लेकिन कुछ जगह अभी करिकुलर में 9th-10th में तो शायद ये टॉपिक दे रखा है। और वैसे भी आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे युवा हैं, ये अगली पीढ़ी है, अगली पीढ़ी के रिस्क को हम कैसे कम करें, कैसे इनको हम सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम इन्हें संस्कारवान बना सकते हैं। आज के बच्चे तो संस्कार नहीं हो ही रहे हैं, लेकिन हमारी, क्योंकि हम अध्यापक हैं, हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है, हमें कल का भारत कैसे चाहिए, हम किस भारत की उम्मीद करते हैं, तो उसमें हम अपनी कक्षाओं में उसी प्रकार का नर्चर करेंगे, उनको उस प्रकार से सीखेंगे, तभी उस भारत की हम कल्पना कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता आपका, मेरा सिर्फ इतना ही था कि इस दिवस पर मैं आपसे ये बातें कर सकूं और विद्यार्थियों तक हम अपनी बात को पहुंचा सकें। उसके लिए आप ही एक अच्छा स्रोत है, आप ही एक माध्यम है, आप ही उस बात को आगे लेकर के जा सकते हैं। इन बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार और विशेष आभार मैं व्यक्त करता हूँ प्राचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ऊंची गांव माननीय जयप्रकाश जी का, कि उन्होंने थोड़े से अल्प समय में आप सबको मैसेज दे करके और इस न्यूनीकरण दिवस को अपने विद्यालय मनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।